गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज है 29 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा आप लोग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आप जान पाएंगे आज के सेशन में कि भी हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए कौन सी पिक्चर जो है फिल्म को अभी जो है नॉमिनेट कर दिया गया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक नई प्रकार की मछली पाई गई है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि टोटल होंगे हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चंस। उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। उससे पहले करेंगे हम यहाँ पे क्विक रिवीजन, जो कि होगा 28 सितंबर से रिलेटेड। एंड वीडियो के लास्ट में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। एंड यहाँ पे हम करेंगे क्विक रिवीजन, जल्दी से किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो 27 सितंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। वहीं अभी किस कंपनी के दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख सिमरन गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है? तो प्लेटफॉर्म एक्स के द्वारा अभी बोल सकते हैं कि दक्षिण एशिया के नीति प्रमुख थे जिनका नाम था सिमरन गुप्ता, उनके द्वारा अभी प्लेटफॉर्म एक्स से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हरियाणा में अभी हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा जो है अभी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात करने की बात कही है? तो यूएई को जो है भारत अब 75,000 टन का बोल सकते हैं कि गैर बासमती चावल निर्यात करने जा रहा है। साथ ही है नेक्स्ट कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस को कहां से लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली से किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन भारत में पहली बार बस जो है चलाई जाएगी, जो कि नई दिल्ली में ट्रायल फेज के रूप में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में यूनिक्लो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ जी, जो कि यूनिक्लो के द्वारा, जो कि एक जापानी कपड़ा, जो कि एक जापानी कंपनी है, जो कि कपड़ों की है, जो कि विंटर क्लॉथ के लिए इन्हें कैटरीना कैफ को चुना गया है यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। वही नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो वहीदा रहमान जी को जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सबको बताना है कि 2021 का जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पहली बार इस पुरस्कार से किसे नवाजा गया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है कि चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए 12 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल ने। तो नेपाल और चीन के द्वारा जो है अभी द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रकार के समझौते पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा अभी 12 समझौते के ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं, हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत की घुड़सवारी ड्रेसेस टीम ने कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 41 साल बाद जो है भारत ने अभी 2023 में आकर घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 41 साल बाद जो है हमने फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं सितंबर 2023 में पहला हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो मुंबई में किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप सभी को इन बेसिक्स क्वेश्चन को याद रखेंगे और यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। आज है 29 सितंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो रेबीज डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 28 सितंबर के ही दिन किया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। तो 28 सितंबर को जो है रेबीज डे मनाते हैं। जरा समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को क्या है। तो चलिए डिस्कस किया जाए यहाँ पे। तो विश्व रेबीज दिवस, जो कि हर साल जो है 28 सितंबर को ही रेबीज वायरस रोग को प्रभाव और उसे रोकने के तरीके के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए ही मनाया जाता है। जो कि वो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो रेबीज होता है वो कुत्ते के काटने से फैलता है और ये एक प्रकार का वायरस है जो कि कुत्ते के लार में होता है। ठीक है, इसी
इसी चीज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्रभाव को रोकने के लिए, तरीकों को बताने के लिए ही, लोगों में जागरूकता बनाने के लिए ही विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। वहीं यह दिन जो है सितंबर को प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जिनका नाम है लुई पास्चर के पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। इस साल की जो थीम रखी गई है 2023 की, वो थीम क्या है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ये इस साल की थीम है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि जो डे होते हैं और डेज के जो थीम्स होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट एनी एग्जाम, जो कि वन डे एग्जाम के लिए होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। साथ ही लुई पास्चर ने जो है पहला रेबीज टीका विकसित किया था और रेबीज की रोकथाम की नींव भी इन्हीं के द्वारा ही रखी गई थी, क्योंकि जो रेबीज का जो टीका है लुई पास्चर के द्वारा ही बोल सकते हैं कि डेवलप किया गया था, फाउंड किया गया था। तो लुई पास्चर का नाम याद रखेंगे आप कि उन्हीं के द्वारा ही जो है 28 सितंबर को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ही विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व रेबीज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 28 सितंबर 2007 को विश्व भर में 28 सितंबर 2007 को ही विश्व रेबीज दिवस को पहली बार मनाया गया था। यह जो आयोजन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी WHO के साथ अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA के भी सहयोग के साथ किया गया था। तो आप लोग को ये भी याद रखना है कि किसके साथ मिलकर जो है हमने 28 सितंबर 2007 में पहली बार विश्व रेबीज दिवस को मनाया। ओके, तो यहाँ हमने किया है एक बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझा है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। अब जानते हैं हम लोग कि रेबीज जो रोग है वो क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा एक बार हम जान लेते हैं। तो रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। ये वायरस रेबीज से पीड़ित जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है। तो याद रखेंगे कि जो कुत्ते जो कि डॉग होते हैं, कैट होते हैं और मंकी, इनकी जो लार होती है ना, उसमें ना ये रेबीज नाम का वायरस होता है। जब यही जानवर जो है किसी को काट लेते हैं तो वहां पर जो है उस एरिया में वो वायरस तेजी से फैलने लगता है और जो है इसी के कारण रेबीज हो जाता है किसी भी इंसान को जब कोई कुत्ता काट लेता है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य को लगभग 99% मामलों में जो है कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है। यानी बिल्ली बंदर से ज्यादा कोई अगर बोल सकते हैं कि ह्यूमंस को जो काटता है वो कौन है, तो 99% मामलों में ऐसा आता है कि डॉगीज ही जो होते हैं, डॉग्स होते हैं, वही बाइट करते हैं। ठीक है, तो रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने और रेबीज के लक्षण दिखाई देने की समय अवधि की बात करूं तो 4 दिन से लेकर 2 वर्ष तक या कभी भी उससे अधिक भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको डॉगी काटता है या फिर उसके नाखून भी लग जाते हैं ना, तो भी कहते हैं कि इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे कि पशु स्वास्थ्य मुख्यालय में विश्व संगठन की बात करें तो पेरिस यानी फ्रांस में बोल सकते हैं कि पशु स्वास्थ्य का मुख्यालय है। वहीं पशु स्वास्थ्य के विश्व संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जनवरी 1924 को इसको बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश किया गया था। साथ ही साथ पशु स्वास्थ्य के विश्व संगठन के संस्थापक की बात करें तो एनुमेल है। ठीक है, तो ये इस सभी नामों को आपको याद रखना है और बेसिक है। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड है, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो अभी हाल ही में जो है भूकंप से चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है भारत में, वो कंपनी है गूगल। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ हम जानेंगे थोड़ा बैकग्राउंड। यहाँ पे हम जानेंगे एक बार बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो गूगल जो है भारत में अब भूकंप की चेतावनी की सेवा शुरू करने जा रही है, जिससे कि भारत में जब भूकंप आए तो उसकी तीव्रता का पता लगाया जाए। ये सब किससे होगा? जो कि हमारे पास फोन होते हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, इसमें सेंसर का उपयोग कर कर जो है हमें पता चल जाएगा कि भूकंप जो है कितनी तीव्रता के साथ आने वाला है। वही गूगल ने जो है इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ ही साथ नेशनल सेंटर फॉर बोल सकते हैं कि सेमोलॉजी
के द्वारा यहाँ पर अभी दोनों के द्वारा यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसमें जो है भारत जो है एंड्रॉयड भूकंप चेतावनी को पेश करेगा इन दोनों के साथ मिलकर। साथ ही भारत में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा और साथ ही साथ इनकी सलाह के साथ ही इस प्रणाली में भूकंप का पता लगाने के साथ अनुमान लगाने के लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सेंसर का उपयोग करेगी। और साथ ही साथ प्रत्येक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जो कि छोटे बोल सकते हैं कि इसमें एक्सलोरोमीटर होगा जो कि उससे लेस होगा और मिनी सिस्मोमीटर होगा के रूप में इसमें कार्य करेगा, जो कि हमारे पास एंड्रॉयड फोन होगा उसमें इन सभी चीजों को लगाया जाएगा ताकि हमें इससे पता चल सके कि भारत में यानी कि भूकंप जो है कितनी तेजी से आने वाला है। और जो गूगल के द्वारा जो है 2 प्रकार के अलर्ट भेजा जाएगा, जैसे कि सावधान रहें और कार्यवाही करें। इस प्रकार के 2 बोल सकते हैं कि अलर्ट करने के लिए आपको 2 चीजें यहाँ पे भेजा जाएगा गूगल के द्वारा, जो कि 4.5 या उससे अधिक की तीव्रता का भूकंप आए उसके दौरान। वहीं MMI 3 और 4 झटकों का अभ्यास करने वाले उपयोगकर्ताओं को सावधान रहे अलर्ट जैसे भेजे जाएंगे। तो जब अर्थक्वेक आएगा तो गूगल के द्वारा जो है आने वाले टाइम पर 2 बोल सकते हैं कि अलर्ट भेजे जाएंगे, उसके द्वारा ही हम अपने आप को की जो बोल सकते हैं कि सचेत कर सकते हैं कि करना क्या है। भूकंप की यहाँ पे तीव्रता भी बता दी गई है कि कब यानी 4.5 की जब तीव्रता से भूकंप आएगा तो आपको बताएगा कि सावधान रहे, और जब झटके आएंगे उसके लिए भी आपको वो इन्फॉर्म कर देगा। साथ ही साथ ये केवल स्क्रीन पर ही अलर्ट दिखता है, और यदि आपका फोन जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर या फिर साइलेंट मोड पर है तो कोई ध्वनि नहीं बजाता है। तो ये भी याद रखेंगे। ये जो है अभी गूगल के द्वारा ये शुरू किया गया है, जो कि एंड्रॉयड बोल सकते हैं कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ही ये बोल सकते हैं कि शिफ्ट होगा। तो याद रखेंगे इसके बारे में। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो भारत है उसमें जो है कि जोन है, कितने जोन है, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 5 जोन है। तो पहला जोन तो ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कि हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड जोन की, एंड फिर थर्ड है और फोर्थ जोन है और फिफ्थ जोन है। तो जहाँ पे सेकंड जोन है वो पूरा ब्लू से है, एंड जो थर्ड है वो येलो से है, और ऑरेंज यानी कि जो फोर्थ जोन है, और रेड जोन यानी कि जो कि पूरा रेड है। तो ये इस एरिया को आप देख सकते हैं। तो ये जो है फिफ्थ जोन है हमारा भारत में, वो कौन कौन सा आता है, पूरा ईस्टर्न आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेघालय वाला सॉरी बोल सकते हैं कि जम्मू वाले रीजन में, लद्दाख में ऊपर, तो ये एरिया आप यहाँ से देख सकते हैं। और वहीं पे जो है वेरी हाई जो रिस्क बोल सकते हैं, तो एरिया लेवल है जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सेक होने की उम्मीद है, यानी कि सबसे ज्यादा भूकंप आता है। और जोन 4 जो कि हाई रिस्क जोन होगा, और जोन 3 जो होगा मॉडरेट रिस्क होगा यहाँ पे, और जोन जो सेकंड होगा वहां पे लो रिस्क जोन होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस मैप से। और अब चलते हैं आगे, क्योंकि है थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है भार्गव दास गुप्ता। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो भार्गव दास गुप्ता के द्वारा अभी जो है एडीबी जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है भार्गव दास गुप्ता। तो यहाँ हम बात करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी 3 साल की अवधि के लिए भार्गव दास गुप्ता का बोल सकते हैं कि इनके जो पद का जो है इनको अभी जिसकी नियुक्ति की गई है उसके लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं ये जो उपाध्यक्ष बने हैं ये मार्केट सॉल्यूशन के लिए जो है ये कार्य करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये एडीबी में इनका क्या काम है, तो संचालन विभाग और बाजार विकास का और सार्वजनिक वीपेड भागीदारी में इनका संचालन के प्रबंधन करने का इसमें काम है इनका। साथ ही साथ अगर इनकी बात करें तो भार्गव दास गुप्ता की, तो इनके पास जो है 35 साल का अनुभव है, जो कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में इनके पास पूरे 35 वर्ष से अधिक का भी अनुभव रखते हैं ये, इसीलिए जो है भार्गव दास गुप्ता को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान समय की बात करें तो ये बड़ी जो कि अभी हाल ही में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसके, आईसीसी के। तो ये भी याद रखेंगे, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और 3 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा भी दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। तो हाल ही में भी ऑस्कर 2024 के लिए भारत की अभी ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ऑस्कर में जो है भारत की कोई मूवी जा रही है तो ये हम लोगों के लिए जो है बहुत गर्व की बात है। साथ ही साथ इस पिक्चर का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? तो इसका नाम है 2018 यानी एवरीवन इज हीरो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इस मूवी की मैं अगर बात करूं तो आप लोगों को पता है कि 2018 में केरल में जो है बहुत बोल सकते हैं कि बाढ़ आया था वहां पे उस समय। तो उस समय के ऊपर इस पिक्चर को यहाँ पे बनाई गई है, ताकि इस पिक्चर का जो टाइटल दिया गया है इसी से आप समझ सकते हैं कि एवरीवन इज हीरो, यानी उस समय पे जो भी बाढ़ आई और मुसीबत में सब लोगों ने काम किया तो वहां पर जो है सभी लोग क्या है, हीरो है। तो एवरीवन इज हीरो इस मूवी को जो है ऑस्कर में 2024 के लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। वहीं यहाँ पे हम बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो मैंने आपको बताया केरल में आई विनाशकारी बाढ़ में आधारित मलयालम फिल्म है जो कि 2018 में एवरीवन इज हीरो एकेडमी अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुन लिया गया है। 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए अभी जो है 96वां ऑस्कर पुरस्कार जो कि 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा, यानी अमेरिका में। तो याद रखेंगे इसके बारे में, यानी कि करंट अफेयर में आपके साथ बना ही रहेगा क्वेश्चन। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिफ्थ है। हाल ही में अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समुद्री मछली सी रोबेंस की एक नई प्रजाति कौन सी राज्य में खोजी गई है यानी पाई है? तो नई प्रजाति मिल गई है सी रोबेंस की, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो किस राज्य में मिली है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वो फिश जो कि अभी पश्चिम बंगाल में मिली है जिसका नाम है सी रोबेंस। तो चलिए इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे एक बार। तो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा अभी वैज्ञानिकों ने अभी पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना में गहरे पानी में चमकीले नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति को खोज की है। इसको आमतौर पर इस जो कि नई प्रकार की प्रजाति है, इसे आमतौर पर इसका नाम है सी रॉबिन्स या फिर आप बोल सकते हैं इसे इसका जो नाम दिया गया है ग्रडनर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि इसके परिवार जो इसकी फैमिली है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? इस फैमिली का नाम है टाइग्रेलिड। तो टाइग्रेलिड जो है इसकी फैमिली का नाम है। मछली का नाम की बात करें तो इस मछली का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है पैट्री गोल्ट्रिगला इंटरमेडिका, ये इसका नाम है। विश्व भर में इसके जो है टाइग्रिल्डे के कुल परिवार की बात करूं तो 178 प्रजातियां मौजूद है पूरे विश्व भर में। और आंतरिक सतह पर काली झिल्लियों वाला एक विशिष्ट पेट्रोल फिन, यानी कि अगर बात करें कि इस मछली की विशेषता क्या है, तो इस मछली की जो है काली झिल्लियां होती हैं और उसके ऊपर एक विशिष्ट प्रकार का एक बोल सकते हैं कि पेक्टोरेल नाम का एक जो फिन है, यानी कि जो इसकी फिन होती है और उसमें जो पिछला इसकी जो फिन है उसमें सफेद किनारा होता है और फिन के मध्य भाग में 3 छोटे छोटे से बोल सकते हैं कि धब्बे होते हैं। तो ये जो है कि बाकी औरों से इन्हें अलग बनाता है। और ये जो है नई समुद्री मछली भारत में पाई जाने वाली, जो कि इसे बोल सकते हैं कि पैट्री गोल्ट्रिगला की जीन्स की चौथी प्रजाति है। तो इसके बारे में याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में मिली है ये नई प्रकार की मछली जिसका नाम है सी रोबेंस, और इसके परिवार का नाम भी याद रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में। तो यह जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक अधीन संगठन है जिसको स्थापित किया गया था 1916 में। वही यह देश की असाधारण समृद्ध जीव विविधता पर ज्ञान की उन्नति हेतु अग्रिम संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र है जहां पर सर्च किया जाता है। ओके, और यहाँ पे जो है रिसोर्सेज को यहाँ पे देखा जाता है कि किस प्रकार से क्या चीजें हैं नहीं है, तो उनके बारे में यहाँ पे देखा जाता है। साथ ही साथ इसके मुख्यालय की बात करूँ तो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कलकत्ता में है, जो कि 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर भी स्थित है। यानी जो मेन जो इसका हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। वैसे तो 16 रीजनल स्टेशन भी हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पर है। एंड अब बात करेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 6।
हाल ही में मेघालय और किस राज्य के बीच में सीमा विवाद सितंबर 2023 में फिर से हिंसक हो गया है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है असम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो असम और मेघालय के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसको जो है फिर से ये जो है हिंसक भड़क चुकी है। तो याद रखेंगे। तो अभी हाल ही में अभी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले को पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए असम और मेघालय के 12 विवादित स्थानों में से 6 में से 5 दशक लंबे विवाद को हल करने के लिए अभी दोनों मुख्यमंत्री को बुलाया है, जो कि असम और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और कोनराड संगमा ने अभी शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। असम और मेघालय के बीच जो है सीमा विवाद एक बार फिर से हिंसक हो गया है, जो कि 26 सितंबर को बॉर्डर के पास स्थित एक गांव में झड़प से शुरू हुआ था, जो कि असम और मेघालय के बीच बात करें तो 884 किलोमीटर लंबी साझा सीमा है, जो दोनों के बीच में एक बोल सकते हैं कि बॉर्डर है, और 12 हिस्सों पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। असम मेघालय सीमा विवाद जो कि 50 साल पुराना है, यानी 1970 में ही असम और मेघालय से अलग हुआ था, जो कि 1972 में पूर्ण राज्य बना था। दोनों राज्यों की सीमा कितनी है, अभी मैंने बताया आपको 884.9 किलोमीटर है। और मेघालय असम की बात करें अगर, तो रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट 1969 को स्वीकार नहीं करता है। यही विवाद भी 1951 में बोरदोलई कमेटी को लेकर निष्कर्षों को लेकर हुआ था। तो ये जो अभी जो असम और मेघालय के बीच में आप विवाद देख रहे हैं बॉर्डर को लेकर, तो ये आज का नहीं है, 50 साल। तो यहाँ पे आप लोग एक बार लोकेशन में भी देख लीजिए। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पूरा असम, और यहाँ आप देखेंगे इसे मेघालय को। तो यहाँ का वो है बॉर्डर। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये है, आप लोग देख सकते हैं, तो रीबोई है और किबरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लोकेशन आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये है वो विवाद वाला स्थल जो कि दोनों देशों के बीच में विवाद का बना हुआ है, सॉरी राज्यों का, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो डिप्टी गवर्नर का जो है 1 साल बढ़ा दिया गया है। जिनकी इमेज देख रहे हैं इनका नाम है एम राजेश्वर राव। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो एम राजेश्वर राव जिनकी इमेज देख रहे हैं, इन्हीं यही जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। इन्हीं का जो है अभी 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो चलिए एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे नजर डालें। तो केंद्रीय सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये घोषणा रिजर्व बैंक के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दी गई है, जिसमें संकेत दिया गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस पूर्ण नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिसमें एम राजेश्वर राव को पूर्ण रूप से अक्टूबर 2020 में 3 साल के कार्यकाल के साथ रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। वहीं अब इनका जो है कार्यकाल पूरा होता, तो अब जो है इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इनका जो प्रारंभिक कार्य जो है केंद्रीय बैंक के भीतर वित्तीय विनियमन की देखरेख करना है, जो कि 9 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले एक अतिरिक्त वर्ष के लिए अगले आदेश जारी होने तक ये इस पोजीशन पर बने रहेंगे। तो याद रखेंगे एम राजेश्वर राव को, जो कि इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जाने एक बार। तो आपको पता है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल को 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। वहीं सर अगर बात करें कि उस समय गवर्नर किसके समय किया गया था, तो सर ऑसबोर्न के द्वारा सर ऑसबोर्न स्मिथ और आरबीआई का पहले गवर्नर बनाए गए थे। तो पहले गवर्नर याद रखेंगे कौन है, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो कि वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। पहले जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो कोलकाता में था, और 1937 में इसको स्थायी रूप से परमानेंटली फिक्स कर दिया गया, कहाँ, मुंबई में।
नेक्स्ट है कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब भारत सरकार जो है आरबीआई की मालिक हो गई थी, यानी पहले जो है ये अंग्रेजों के कंट्रोल में था, लेकिन 1949 से ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसके पास जो है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों के विनियमित करने की शक्ति भी मिल गई। उसके पास जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत गैर बैंकिंग वित्त कंपनी को विनियमित करने की शक्ति मिली। कब? 1934 में। अब बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है प्रेजेंट में, तो मुंबई में है, जो कि 1937 में ही ट्रांसफर कर दिया गया था। और गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के? कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है? तो अभी जो है बिहार में इसकी शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो बिहार राज्य सरकार ने अभी अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की शुरुआत की है। तो जरा समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को। तो बिहार सरकार ने अभी अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए अभी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की घोषणा की है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक बोल सकते हैं कि इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत तो है बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला हो या पुरुष हो को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं के बीच रोजगार को पैदा करने का इनका मेन मोटिव है। और इसका नाम क्या रखा गया है इस योजना का? तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना इसका नाम रखा गया है। ये योजना जो है मौजूदा मुख्यमंत्री यानी एससी और एसटी और ओबी बोल सकते हैं कि ओबीसी उद्यम योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लाभ समान तर्ज पर भी लागू किया गया है। वहीं इस योजना के तहत एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आपको याद रखना है कि 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए जो हैं हो सकते हैं कि वो तो सरकार की तरफ से ही दिया जाएगा, यानी 5 लाख रुपए का आपको सब्सिडी मिलेगा और 5 लाख जो है आपको बोल सकते हैं कि उसे लोन के तौर पर दिया जाएगा, जिसे जो भी लोन धारक होगा उसे वो किस्तों में काटा जाएगा। तो याद रखेंगे अभी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में किस देश की मुद्रा जो है दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? तो कौन सा ऐसा देश है? तो अफगानिस्तान है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारा पड़ोसी देश जो कि देश की मुद्रा में दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई है। इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझे एक बार। तो अरबों डॉलर की मानवीय सहायता और एशियाई पड़ोसी देश संग बढ़ाने व्यापार की वजह से अफगानिस्तान की मुद्रा, जिसका नाम है अफगानी में तेजी से देखा जा रहा है। इसमें 2 साल पहले सत्ता का जो दोबारा कब्जा करने के बाद तालिबानी के द्वारा जो कब्जा किया गया, तो अपनी मुद्रा पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए कई उपाय इन्होंने लागू किए, जिसके तहत अभी जो है ब्लूमबर्ग शो है उसने जो डेटा प्रस्तुत किया है, उस डेटा के अकॉर्डिंग इस साल जो है अफगानिस्तान की मुद्रा में लगभग 14% की वृद्धि देखी गई है, जो इसे कोलंबिया और श्रीलंका की करेंसी के बाद ग्लोबल लिस्ट में तीसरा स्थान रख रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। इसमें अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी है। और अफगानिस्तान की करेंसी को छापने और वितरण व नियंत्रण करने का काम केंद्रीय बैंक जो कि है द अफगानिस्तान बैंक करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर काबुल में है। और पूरे देश में इस बैंक की बोल सकते हैं कि 46 शाखाएं हैं। तो इतना याद रखेंगे, आपको बेसिक है। एंड अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट वीडियो क्वेश्चन है 10, हाल ही में जल शक्ति मंत्री के द्वारा अभी उनके अनुसार जो है भारत में कितने प्रतिशत गांव में ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है, तो कितने प्रतिशत में? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप 75। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है।
अब समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो जल शक्ति मंत्री हैं जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत में 75% गांव जो कि लगभग 4.4 लाख ODF प्लस का दर्जा मिला है। इसका मतलब है कि उन्होंने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को लागू करते हुए अपनी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है। और ये उपलब्ध जो कि 2024 से 25 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरे चरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। वहीं भारत में लगभग जो है 4.43 लाख से यानी 75% गांव में खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है। तो ODF प्लस गांव ऐसा गांव होता है जो जिसने ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंध प्रणालियों को लागू करने के साथ अपने खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बरकरार रखा है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर नागर हवेली है, गोवा है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा। तो ये वो राज्य हैं जो कि इसमें जो है बोल सकते हैं कि इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ जो भी इस लिस्ट में जो भी जिसका भी स्टेट है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, इस राज्यों में जो है केंद्र शासित प्रदेशों में 100% गांव जो है ODF प्लस है। तो जितने भी यहाँ पे लिस्ट में जो शामिल हो चुके हैं वो 100% जो है ODF प्लस गांव है इसमें। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड अब बात करेंगे जो कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था। तो हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बना है? तो कहाँ बना है? अमेरिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे और आपको वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।